हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो सितंबर एंड जनवरी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आराम से काम को लेकर सुनना, क्योंकि बहुत प्यारे अमेंडमेंट्स आए हैं सर सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। बात ये है सर, ये मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, तो मैंने मई अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स बताए भी नहीं। सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट दिए, मैं आपको ये अमेंडमेंट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। मैं आपको इसके नोट्स बनवाऊंगा, और मेरे हिसाब से तो सर मैं जैसे जैसे अमेंडमेंट बताते जाऊंगा, आपको उसको नोट डाउन करना चाहिए जो मैं बताते जाऊंगा। इंस्टीट्यूट ने एक चीज बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर की है कि जितने स्टूडेंट जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, वो एक चीज का ध्यान रखें कि सर आपका जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट में हमने मई 25 तक के पूरे अमेंडमेंट्स कवर किए। उसके बाद कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो सितंबर में नोटिफाई हुए हैं और एप्लीकेबल हुए हैं, तो वो अमेंडमेंट आपको अमेंडमेंट शीट से पढ़ना पड़ेगा, जो कि अमेंडमेंट शीट है। सर क्या ये अमेंडमेंट शीट आपको अवेलेबल होगी? डेफिनेटली अमेंडमेंट शीट आपको अवेलेबल हो जाएगी सर। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। अभी आपको सिंपल क्या करना है, मेरे साथ बैठ के पढ़ना है सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। सबसे पहले कहानी चालू होती है बेसिक। बेसिक में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जीएसटी इंट्रोडक्शन वैसे ही है। सप्लाई में कोई सर्कुलर ले, कोई नहीं अमेंडमेंट सर, जो पहले मे वाले थे वही है सर। चार्ज चैप्टर में अमेंडमेंट है, एंड इंपॉर्टेंट है, मुझे तो इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि अच्छा अमेंडमेंट है। अब हुआ ये था कि इन्होंने रिवर्स चार्ज में कुछ चीजें नोटिफाई कर दी, और जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने बोला सर विथ इफेक्ट फ्रॉम 16/1/2025, मतलब 16 जनवरी 2025 से इन्होंने बोला सर कि ये दो रिवर्स चार्ज के एंट्री जिसको हम नोटिफाई कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। पहला था, ध्यान देना, मैं आपको पुराना वाला भी बताऊंगा, नया वाला भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, तो ध्यान देना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर याद हो तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमने पढ़ा था सर। हमने क्या बोला था सर? एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज है। यही सीखा था हमने, कहीं गलत नहीं है, कुछ नहीं है, परफेक्ट है जो आपने सीखा था। इन्होंने क्या किया, एनी पर्सन जो हम बोलते थे, जिसमें हम बोलते थे कोई भी किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, मतलब जो सप्लायर है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का, वो कंपनी होगी तो भी चल जाएगा। सरकार ने बोला ना ना ना, अब ऐसी कहानी नहीं है सर। अगर सप्लायर, भैया अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही रिवर्स चार्ज है, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं होगा, तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। अब इसको मैं आपको केस बताता हूं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। ये फोर्थ वाली एंट्री होती थी जो हम रिवर्स चार्ज में पढ़ते थे। हम ऐसे पढ़ते थे सर कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। ठीक है, हम ये बोलते थे सर, अरे अबे इसको क्या हो रहा है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। मैं चाहता हूं आप इसके नोट्स बना लो, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, सेफ साइड में रहोगे। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए कहानी क्या हुई? सर अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को मैं ऐसे बोलता हूं, कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, पहले मुझे ये बताओ। सर अगर प्रोवाइड इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है, और ये प्रोवाइड सर किसको कर रहा है सर, ये भी बताओ मुझे। सर अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप को कर रहा है, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप को कर रहा है, तो सर इस केस में रिवर्स चार्ज है। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है सर, अगर कोई इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप को प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज। सर ये तो हम जन्मों से पढ़ रहे थे, तो मैंने कौन सा ग्रीन कलर यूज किया अभी तक? मैंने कब बोला ये अमेंडमेंट है? ये तो पुराना चल रहा था, कहानी इस पे बात आई नहीं थी, ये तो सेम है सर। बट बात यहां पर आई थी सर,
कि सर अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है सर, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में सामने वाला पर्सन, एनी पर्सन, किसी को भी प्रोवाइड कर रहा है सर, एनी पर्सन, तो सर होगा ये कि अब ये रिवर्स चार्ज से बाहर हुआ और ये चले गया फॉरवर्ड चार्ज में। ये मैंने आपको अमेंडमेंट वाला पार्ट करवाया। तो बात क्या हुई? सिंपल है सर। अब अपन एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे? सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में हम देखेंगे सर सामने वाला कौन है। सर अगर सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म है तो हम रिवर्स चार्ज ले लेंगे। सर सामने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म है तो फॉरवर्ड चार्ज ले लेंगे। पर सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर फिर सामने चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, सर क्या होने वाला है? फॉरवर्ड चार्ज होने वाला है। समझ आया? ये इसीलिए मैंने आपको लिख के बताया ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे, आपके दिमाग में डाउट ना रहे। समझ आया? बैठा है दिमाग में कैसे चला अमेंडमेंट? तो एकदम सिंपल याद रख सकते हैं भैया। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब ये देख लेना सर। जैसे टाटा ने स्पॉन्सर किया आईपीएल को, ध्यान दो सर, क्या टाटा कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट? ऑब्वियस सी बात सर। आईपीएल को स्पॉन्सर किया सर, तो सर उस केस में एनी पर्सन, अब बॉडी कॉर्पोरेट ने एनी पर्सन को प्रोवाइड किया सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो सरकार ने बोला टाटा कंपनी बहुत बड़ी है सर, हम उनसे बात करेंगे फॉरवर्ड चार्ज में। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? बैठा है दिमाग में? ये दिमाग में बैठना चाहिए। सर पुराना क्या था? पुराना ये था कि हम पुराने में ऐसे लड़ते ही नहीं थे। मैं ये आपसे इंडिविजुअल वाली लड़ाई नहीं लड़ता था। पुराने में मैं सिंपल आपको ये बोलता था कि सर अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, वहां लिखा हुआ था एनी पर्सन, ध्यान दो, पहले ये लिखा हुआ था सर एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट सब आ जाते थे सर, पहले ये लिखा हुआ था। अब इन्होंने अदर देन लिखा है सर, अदर देन मतलब कोई भी पर्सन हो बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज की बात नहीं आएगी। समझ आया? आई होप बैठा होगा दिमाग में, मैंने इसलिए डायग्राम बना के प्रॉपर एक्सप्लेन किया ताकि समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, ये भी हम पढ़े सर, इसका तो मैंने आपको रिवीजन क्लासेस में भी नोट्स बनवाए थे, क्लासेस में तो बनवाए थे बट रिवीजन क्लास और मैराथन में भी बताया था। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। समझो, इसको तो समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो इसको लिखता हूं, एंट्री 5 ए बी थी और ये था सर रेंटिंग ऑफ, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है सर, तो ऑब्वियस ही बात है सर, कमर्शियल की बातें हो रही है सर। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो बाहर किया सर, उसने पहले बोला ना सर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो कमर्शियल की बात है। अब जब कमर्शियल प्रॉपर्टी आप किसी को किराए पे दे रहे हैं तो पहले ये चेक करो सर, ध्यान देना सर, सप्लायर, रिसिपिएंट, ठीक। अब ध्यान देना, सप्लायर अगर, ये पुराना है सर, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, पहला केस। रिसिपिएंट अगर, ध्यान दीजिएगा सर, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में सर चार्ज कैसे होगा? चार्ज होगा सर हमारा फॉरवर्ड चार्ज। ये पहले था सर, ये कुछ नया नहीं लिखा मैंने, ये पहले तो था वही लिखा है सर। सेकंड केस, सर ये बंदा रजिस्टर्ड है, सर ये भी रजिस्टर्ड है, सरकार बोली तो क्या हुआ, नाचे, उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट था पिछली बार का,
जो मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं करके इन लोग सितंबर के लिए एप्लीकेबल किए। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज ये था। अगला सर ये अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी की बात क्यों कर रहे हो? फॉरवर्ड और रिवर्स की बात क्यों कर रहे हो? अबे टैक्स कौन देगा बे? टैक्स कोई देगा ही नहीं, तो बात ही नहीं आती है। पर इन्होंने अमेंडमेंट में क्या बोला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है सर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। एनी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन other than person who has opted to pay tax under compulsion scheme। मतलब इसमें इन्होंने एक सिनेरियो और जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा सर, ये सिनेरियो ही तो इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट, अरे अमेंडमेंट है हरा कलर सर, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है सामने वाला पर्सन, ध्यान दीजिएगा सर, ये अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो वो तो वैसे भी रिवर्स चार्ज है। बट अगर ये अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला पर्सन सर कंपोजिशन स्कीम वाला आदमी है, अगर सामने वाला बंदा कंपोजिशन स्कीम वाला बात है तो सरकार बोली भैया जी इस केस में फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। मैं पूछा क्यों? सरकार बोली मेरे को एक बात बता, वो आदमी कंपोजिशन स्कीम में बैठा है, अगर कंपोजिशन स्कीम में वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने चले जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ, फिर वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल कैसे होगा? रिवर्स चार्ज वाले को तो कंपोजिशन स्कीम आप देते नहीं हो। पहली चीज, कंपोजिशन स्कीम वाला रिवर्स चार्ज में पे करेगा तो क्रेडिट कैसे लेगा? वो भी नहीं हो सकता। आप उसको ब्लॉक करके रखे सेक्शन 17(5) में कि क्रेडिट नहीं देंगे। तो सरकार बोली भैया इस केस में फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। मैं बोला फॉरवर्ड में कौन देगा? मैं बोला फॉरवर्ड में कौन देगा? ये वाला आदमी तो अनरजिस्टर्ड है, ये वाला आदमी तो अनरजिस्टर्ड है। सरकार बोली इस केस में सिंपल सी बात, जीएसटी वाली बात ही नहीं होगी। कैसे होगी मेरे को ये बताओ? ये आदमी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, ये जीएसटी पे नहीं करता। सर ये आदमी कंपोजिशन स्कीम है, आप इससे मना कर रहे हो कि हम रिवर्स चार्ज में जीएसटी लेंगे नहीं, तो जीएसटी देगा कौन? कोई दे ही नहीं पाएगा। देखो यही तो लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है सर? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज, मैं तो बोल रहा हूँ सर, बट अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम वाले को देगा तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो रिवर्स एप्लीकेबल नहीं है तो फॉरवर्ड कैसे एप्लीकेबल होगा? सर जो सप्लायर है वो तो खुद अनरजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड कैसे अप्लाई करोगे? पॉसिबल ही नहीं है फॉरवर्ड अप्लाई करो। तो प्रैक्टिकली इस केस में जीएसटी की बात आती ही नहीं है। तो मैंने जो फॉरवर्ड लिखा, आप इसको ये जानबूझ के फॉरवर्ड लिखा और आप इसको काट के याद रखेंगे भाई कि फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता यहाँ पर, यहाँ जीएसटी ही नहीं होगा। कैसे होगा? कंपोजिशन स्कीम वाले को आप बोलते हो रिवर्स में लेंगे नहीं, और ये बंदा जो सप्लाई कर रहा है वो बंदा तो अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी की बात कहां से कैसे आएगी सर? समझ आ रही है बात? बेटा ये दिमाग में क्लियर हुआ? अच्छा था मेरे हिसाब से ये जो दो सर्कुलर थे, मतलब जो चेंजेस किया इन्होंने, बट ये चेंजेस का इम्पैक्ट है, एग्जाम में इसको पूछ सकता है और गारंटीड आ सकता है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा सर, ठीक है। देखो अगला क्या बोलता है, क्लैरिफिकेशन वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ। सर ये तो मतलब बहुत सिंपल है, ये डीडीए क्या है सर? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने बोला सर क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी कंसीडर किया जाएगा? नो, नो, इसमें जबरदस्ती ज्यादा इलैबोरेट करने का कोई मतलब नहीं है, एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं। डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं माना जाता। ये बात इसलिए ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है तो वो रिवर्स चार्ज में होता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डीडीए अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि सर डीडीए लोकल अथॉरिटी नहीं है। इट मींस अगर ये किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात सर, क्योंकि लोकल अथॉरिटी से डिसाइड हो जाता है सर कि लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है।
आई होप समझ आया। छोटा है, ये कोई इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, छोटा सा बात है, छोटी सी चीज उन्होंने क्लियर की। एग्जाम में बड़े से क्वेश्चन में दे सकता है कि डीडीए ने बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की, भैया फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स मत करके आ जाना, डीडीए को लोकल अथॉरिटी मत मान लेना। समझ आया? क्लियर हुआ? आई होप बैठा होगा दिमाग में। ये हमने चार्ज वाला पूरा अमेंडमेंट कवर किया। आओ प्लेस ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट कवर करते, देखो ध्यान दीजिए सर, अच्छी अमेंडमेंट है। अब इन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला एक, और बहुत प्यारा क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ हमारे काम का है, कुछ हमारे सिलेबस का नहीं है, तो दोनों चीजें हमें ध्यान से सुननी है। इन्होंने बोला सर कि it has been clarified that a conjoint reading of 12b of the section 12(2)b of the IGST section 31(2), भैया ये है प्लेस ऑफ सप्लाई का, ये है किसका, जल्दी बताओ भाई, टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है, ये टाइम लिमिट इनवॉइस इशू करने की सर इन केस ऑफ सर्विस, सर्विस के केस में, याद है? ठीक है, और ये था प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, एंड द प्रोविजो टू रूल 46F। अब ये कहां से आ गया सर? ये आ गया हमारा टैक्स इनवॉइस चैप्टर से। ठीक है, तो तीन चीजों को मिला के, इसीलिए तो बोला ना सर कॉन्जॉइंट रीडिंग, तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन का इंप्लीकेशन है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ध्यान देना चाहिए तीन सेक्शन का कैसे इंप्लीकेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला सर 12(2)b जो कि आपका जनरल प्रोविजन है प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में, जहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, जहां पर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर नहीं होता, 12(3) से लेके पूरे स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर नहीं होता, वहां पर हम जनरल अप्लाई करते हैं। और जनरल ये बोलता है सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट जहां पर 3 से 14 तक कवर नहीं हो पाए, प्लेस ऑफ सप्लाई टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। हमने जिसको सप्लाई किया सर्विसेज, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, मैनेजमेंट की सर्विसेज, सर वो तो लिस्ट में नहीं कवर्ड है 3 से 14 के बीच में, तो सर उस केस में जनरल प्रोविजन अप्लाई होता है। और जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर कि सर अगर टू एन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता था तो लड़ाई ये थी कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जहां पर आपका उसके पास एड्रेस पर रिकॉर्ड होना चाहिए सर, एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन एनी अदर केस, आपके पास उसका एड्रेस भी नहीं है रिकॉर्ड पे, तो फिर तो क्या मान लिया जाएगा, सप्लायर का लोकेशन ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये कहानी थी। आगे ध्यान दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शन 31(2), a registered person supplying taxable services shall before or after the provision of services but within a specified period, prescribed period क्या था सर? भैया 30 डेज या 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर लो, इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स चार्ज, ये सब चीजें डिटेल आप प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ केसेस में आपको बोल सकती है कि सर टैक्स इनवॉइस जिस तरीके से होना चाहिए, जितने टाइम मैनर में होना चाहिए, उस केस में वैसा अप्लाई होगा, या फिर गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज होती है, उस केस में सरकार ये भी आपको बोल सकती है कि आप जो इशू करोगे डॉक्यूमेंट, उसी को हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे सर। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ये भी नोटिफाई कर सकती है कुछ केसेस यहाँ पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो सर, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में, सिनेमा वाली टिकट के केस में हमें टैक्स इनवॉइस अलग से इशू नहीं करना पड़ता था, बैंक वाले केस में टैक्स इनवॉइस अलग से इशू नहीं करना पड़ता था। याद है वो 4 एक्सेप्शंस वाले केस, उनमें हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता था। लड़ाई इस सर्कुलर में उसको लेके है ही नहीं, इस सर्कुलर में उसको लेके लड़ाई है ही नहीं। ध्यान दो, इस सर्कुलर में लड़ाई किस चीज को लेके, इन्होंने बोला सर जीएसटी रूल 4 rules lead to a conclusion that in respect of supply of services made to an unregistered person, irrespective of the value of said supply, irrespective of the value of said supply, the supplier is required to mandatory record the name of the state of unregistered recipient on the tax invoice. मतलब एकदम सिंपल सी बात है, एकदम ध्यान से सुनना कि सर वर्धमान सर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है सर, 12(3) से लेके 12(14) के बीच में कवर नहीं हो रहा हूं सर, तो सर उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होता था सर जो मेरे पास उस बंदे का एड्रेस मेरे रिकॉर्ड में रहेगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता था। और अगर एड्रेस नहीं है तो मेरा जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता था। अब इन्होंने बोला सर कि होता ये है
कि जब हम टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ केसेस है जहां पर 50,000 से ऊपर में तो आपको नेम, प्लेस, स्टेट वगैरह सब मेंशन करना पड़ता है। बट 50,000 से नीचे के केसेस में आपको पूरी डिटेल्स मेंशन नहीं करना पड़ता। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से कम है, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस में आप पूरी डिटेल्स मेंशन नहीं करते थे। उस केस में आप सिर्फ ओआईडीआर वाली सर्विसेज में नेम ऑफ द स्टेट वगैरह मेंशन करते थे। इन्होंने इस चीज को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके क्या बोला सर कि भैया आपकी वैल्यू कितनी भी हो, वर्धमान सर अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी भी वैल्यू की सप्लाई करे सर्विसेज, अगर वो 12, 3, 14 के बीच में कवर्ड नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज 12, 3 से 14 के बीच में कवर्ड नहीं है, जनरल सर्विसेज है, तो सर वर्धमान सर को ये बोला गया कि आप जब टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे सामने वाले को, तो आपके लिए हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि आपको सामने वाले का स्टेट लिखना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस में। सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि हमें सामने वाले का स्टेट पता चलेगा, तब तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, तब तो हम इंटर और इंट्रा डिसाइड कर पाएंगे, नहीं तो इंटर और इंट्रा कैसे डिसाइड करोगे बिना प्लेस ऑफ सप्लाई के। आ रही है बात समझ, बैठा दिमाग में। एक बात याद रखना, वर्धमान सर अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे तो उसमें तो कोई लड़ाई थी ही नहीं सर। रजिस्टर्ड के केस में लोकेशन ऑफ सच पर्सन था, अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होता था, मैं स्टेट मेंशन नहीं करता था अगर वैल्यू 50,000 से कम की होती थी, क्योंकि मेरे को इन्होंने घसीटा नहीं था। अब इन्होंने बोला नहीं 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 सर 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 ऐसा नहीं होगा सर, सर आपको स्टेट तो मेंशन करना पड़ेगा सर ऑन द टैक्स इनवॉइस इन केसेस ऑफ सप्लाई। देखो कौन कौन सी सर्विसेज में स्टेट देना पड़ेगा, देखो देखो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, ये इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, अब दिया हुआ है तो आप नाम याद रखेंगे सर। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ये वर्धमान सर टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं सर, ऑडिट की सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज, और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये मेरे सिलेबस में, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं अमेजोन के थ्रू सप्लाई कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं सर, कोई भी उबर के थ्रू, उबर के थ्रू मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ओला के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ सर्विसेज, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ ओला और उबर के थ्रू सर्विसेज, रेपिडो क्या क्या तो है और नहीं पता, जोमैटो, स्विगी, अगर उनके थ्रू सप्लाई कर रहा हूं तो सरकार बोलती भैया अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, प्लीज प्लीज नाम बता दो, स्टेट, जो सामने वाला है वो तो अनरजिस्टर्ड है, आप हमको उसका स्टेट बता दो, आपको टैक्स इनवॉइस में स्टेट बताना पड़ेगा सर। और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ओआईडीआर सर्विसेज इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, तो सर मैं कैसे याद रखूंगा, मेरे को क्या याद रखना है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन में बता दो सर, इन शॉर्ट क्रक्स में, क्रक्स सिंपल प्यार से ये बोलता है सर अगर ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज है, ओआईडीआर सर्विसेज है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या कोई आप टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, जहां पर आप जिसको सप्लाई कर रहे हो बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो सर जितने की भी आप वैल्यू सप्लाई करो सर्विसेज कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैल्यू अगर 50,000 से कम भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टेट बताना पड़ेगा अपने टैक्स इनवॉइस में, आप स्टेट बताओगे उससे हम डिसाइड करेंगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि जब तक आप स्टेट नहीं बताओगे हमें कैसे समझेगा सर कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे है, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं समझ आएगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की लड़ाई हो जाएगी सर। आ रही बात समझ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स इनवॉइस में क्या चाहती है, स्टेट चाहती है, प्लीज ध्यान दो ध्यान दो। Recording of the name of the state of the unregistered recipient on the tax invoice in respect of the supply of services shall be deemed to be, देखो जो आप स्टेट नेम ऑफ स्टेट बताओगे उसी को ये बोल रहे हैं कि हम मान लेंगे एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिसिपेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। यही तो मैंने आपको समझाया सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई जानना है मेरे को, उसके लिए मेरे को आपका टैक्स इनवॉइस में उसका स्टेट चाहिए, समझ आ रही है बात, बैठा दिमाग में। Accordingly, in such cases, the place of supply shall be considered as the location of the recipient of services. Location of the recipient, जो आप टैक्स इनवॉइस में उसका स्टेट बताओगे सर, ठीक। ध्यान दो, रूल 46F, ये किसके लिए था सर, टैक्स इनवॉइस के लिए था। टैक्स इनवॉइस जहां पर 50,000 से कम हो तो उस केस में सर हमें डिटेल मेंशन करना नहीं पड़ता था, तो इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये देखो प्रोवाइडेड दैट डाला है, एक्सेप्शन डाला है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पहले सिर्फ ओआईडीआर वालों के लिए था, इन्होंने ऐड किया है और लोगों को ऐड किया है सर। देखो, name and address of the recipient and address of the delivery along with the name of the state and its code if the recipient is unregistered where the value of supply is less than 50,000 and recipient request such details shall be recorded in the tax invoice। देखो देखो, provided that in case of supply of online money gaming or in cases where any taxable services is supplied,
वर्धमान सर टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई किए, ऑनलाइन मनी गेमिंग, या फिर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, या बाय अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। 4 लोग, ये 4 चीजें सर। टू अ रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, वैल्यू कितनी है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टैक्स इनवॉइस में आपको क्या डालना पड़ेगा सर? सर नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का स्टेट डालना पड़ेगा सर, और वो स्टेट को ही हम क्या मान लेंगे सर? एड्रेस मान लेंगे रेसिपिएंट का, और उसी के बेसिस में हम क्या डिसाइड करेंगे सर? उसी के बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। समझ आया? इसके बाद इन्होंने बताया सर ये रूल्स है ई कॉमर्स ऑपरेटर के, और उसके थ्रू प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल द सप्लाई services supplied to an unregistered recipient over digital electronic network either by the supplier through his own digital or electronic facility platform or through an electronic or digital platform owned or operated by the independent e-commerce operator will be covered under proviso to section 46F। मतलब एकदम सिंपल बात है, मैं अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई चीज खरीद रहा हूं, मैं अनरजिस्टर्ड, सप्लायर रजिस्टर्ड, सरकार वाली सप्लायर को भैया तू टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है ना, तू जो सामने वाला अनरजिस्टर्ड उसका सिर्फ स्टेट लिख दे टैक्स इनवॉइस में, ताकि हमें पता चल जाए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या लगने वाला है। अब सप्लायर का खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो किसी और के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, कुछ भी हो, सरकार को स्टेट चाहिए, आपका टैक्स इनवॉइस में स्टेट चाहिए। इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड दैट proviso to rule 46F of the CGST shall be applicable in respect of all online supplies of services to an unregistered recipient। all पूरे पूरे अगर अनरजिस्टर्ड है तो, in addition to the supply of online money gaming और OIDR services। आप समझ लो सर, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो मैं भी तो ऑनलाइन आप लोग को सप्लाई ऑफ सर्विसेज देता ना सर, तो आप लोग तो सब अनरजिस्टर्ड हो ना सर, तो मैं अगर टैक्स इनवॉइस इशू करता तो इंस्टीट्यूट नहीं, सॉरी, सरकार ने मुझे बोला भैया तुम मुझे स्टूडेंट का पूरा एड्रेस मत बताओ, हमें उसके घर जाके छापा नहीं मारना है, तुम मुझे स्टूडेंट का स्टेट बता दो, किस स्टेट का स्टूडेंट है, तो जब मैं इनवॉइस का प्रोफार्मा बनाऊंगा तो अब के बार इनवॉइस के प्रोफार्मा में स्टेट डाल दूंगा, क्योंकि स्टेट जानना जरूरी हो गया है। समझ आई मेरी बात? और इससे सिंपल एग्जांपल और क्या होगा बताओ? सम ऑफ द एग्जांपल तो ये भी दे रहे हैं सर, ऑफ सच सर्विसेज आर सब्सक्रिप्शन टू ई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ई न्यूज़पेपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लाइव, बड़ा प्यारा एग्जांपल है सर, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज, हॉटस्टार, क्या क्या तो यूज नहीं करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, क्या क्या नहीं करते हो आप, ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विसेज, वो डीटीएच, और क्या क्या है यार आप लोग, टाटा स्काई, और क्या क्या यूज करते हो सर? डिजिटल सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, कोई मोबाइल एप्लीकेशन से डिजिटल सर्विसेज भी ले रहे हो, सरकार ने बोला सुन भैया, हम सिर्फ तेरे से एक चीज चाहते हैं, जब भी तू अपना टैक्स इनवॉइस बनाए तो उसमें स्टेट डाल दे, तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल जाएगा। समझ आया? एट कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सप्लाई टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉलोइंग केसेस ये 3 है सर, ऑनलाइन, ओआईडीआर और ऑनलाइन गेमिंग सर, ठीक है। अब तो पूरी सर्विसेज कवर्ड हो गई, मतलब हर किसी का इनवॉइस बदलेगा सर, इनवॉइस के प्रोफार्मा में स्टेट आ जाएगा सर, ठीक है। द सप्लायर्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी ऑप्शन नहीं दे रहे, रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस irrespective of the वैल्यू कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, टू डिक्लेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जानना है सर, इन द डिटेल ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 1 और 1A। समझ आया मेरे हिसाब से? इन क्रक्स एक लाइन में, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, ओआईडीआर सर्विसेज, जो भी सप्लाई कर रहे हैं अपने टैक्स इनवॉइस में, रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में उसका स्टेट बता दे ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो सके। एट द क्रक्स एक लाइन में ये कहानी है। समझ आई बात? आओ, वैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स ही हमें पता है सर। आओ चलो देखते हैं एग्जेम्पशन में क्या अमेंडमेंट आई है, अच्छी देखते हैं एग्जेम्पशन में क्या अच्छी अमेंडमेंट है। देखो इन्होंने बोला भैया ध्यान दीजिएगा सर, entries number referred in this chapter corresponding to the entries notification this which grant exemption under GST intrastate supply of specified services, however this entry number are for reference purpose। एग्जाम के लिए ये निहायती बकवास है। ओके ठीक है भाई,
अमेंडमेंट इन द सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, देखो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, पैरेलल एग्जेम्पशन आईजीएसटी में भी दी गई है सर, ठीक है। देखो अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग जो एग्जेम्पशन थी उसमें अमेंडमेंट, अब क्या अमेंडमेंट हुआ है ध्यान से सुनना सर। 25A, सर ये तो पहले भी पढ़ चुके थे सर, ये वाली अमेंडमेंट तो हम पहले भी पढ़े सर, मे वालों के लिए पहले ही आ चुकी है सर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज by way of providing metering equipment on rent, testing for meters, transformer, capacitor, releasing electric connections, shifting of meter, service line, duplicate bill, ये सब तो पहले भी पढ़े थे सर, ये सब पहले भी एग्जाम था सर। बट इसमें कहानी क्या हुई है आगे ध्यान दो सर, कुछ तो हुआ होगा ना, तब तो अमेंडमेंट लिस्ट में विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई और द ट्रांसमिशन एंड वर्ड करके यहां पर और वर्ड डाला गया है। सर इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन and distribution of electricity provided by the electrician, transmission and distribution utilities पहले वाले थे। इसका मतलब जो पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे वो लोग अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डुप्लीकेट बिल इशू करना, शिफ्टिंग ऑफ मीटर वगैरह करना, तो एग्जेम्प्ट होता था। अब एंड मतलब बात ध्यान से सुनना, मतलब कोई आदमी अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करता है, वो अगर डुप्लीकेट बिल इशू करने की सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का और वो अगर डुप्लीकेट बिल इशू कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता था। इन्होंने बोला ये तो गलत हो गया सर, इन्होंने बीच में डाल दिया और एंड को हटाया और डाल दिया। अब इन्होंने बोला भैया कोई आदमी अगर सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन का करे या काम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का करे, वो कंज्यूमर को अगर डुप्लीकेट बिल इशू करे या प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ये सब चीजें करे तो एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब ये कि सर अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले नहीं, कोई आदमी सिर्फ ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, कोई आदमी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, एग्जेम्प्ट होगा अगर वो ये सब सर्विसेज देगा तो। सर ये पहले ऐसा होता था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम करने वाले एग्जेम्प्ट होते थे। अब सिर्फ ट्रांसमिशन काम करने वाला भी एग्जेम्प्ट है अगर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करने वाला आदमी अगर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। समझ आया? एंड को और कर दिए सर, एंड को और कर दिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। समझ आया? तो ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई है 16/1 से, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, 16/1 डेट इंपॉर्टेंट। इसके बाद यार इसका तो कलर चेंज करना भूल गए, यही तो ग्रीन है सर, अमेंडमेंट है। अब ध्यान दो क्या हुआ, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, ये तो पहले से थी सर, ये तो मे अटेम्प्ट के लिए भी मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को, इन्होंने एक ऐड कर दिया, अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर करेंटली ना 249 ट्रेनिंग पार्टनर्स है, और आपको अगर ये ट्रेनिंग पार्टनर कौन है जाके देखना है तो एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर पता चल जाएगा कितने ट्रेनिंग पार्टनर है। ये 249 ट्रेनिंग पार्टनर अभी रजिस्टर्ड है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास रजिस्टर्ड है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ स्किल अच्छी हो, बच्चे अच्छे स्किल्ड वाले निकले या लोगों को स्किल मिले, ये वाली चीज इन्होंने एग्जेम्प्ट करी। मतलब सर पहले क्या होता था, ये जो ट्रेनिंग पार्टनर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जो एनएसडीसी के पास रजिस्टर्ड होते थे उनकी सर्विसेज पे जीएसटी था। अब इन्होंने क्या किया कि अगर एनएसडीसी के पास कोई रजिस्टर्ड है ट्रेनिंग पार्टनर और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिलेशन टू स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वगैरह, तो एग्जेम्प्ट है। समझ आया? इसका कलर रह गया ग्रीन, मैं इसका ग्रीन कलर करवा दूंगा सर क्योंकि यही तो अमेंडमेंट है सर। आ रही बात समझ? ये एक पॉइंट ऐड हुआ है, बाकी पॉइंट वही है सर, कुछ नया नहीं है, बाकी पॉइंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। न्यू एग्जेम्पशन इंसर्टेड, पहले ही कम थी और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं क्या है नई एग्जेम्पशन। देखो, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड constituted under section 164B of the Motor Vehicle Act 1988 against contribution made by the insurer out of the premium collected from the third party insurance of the motor vehicle। अब ध्यान से सुनना सर, मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी बोली वेरी गुड थैंक यू आप इंश्योरेंस कराते हैं। सर मैं थर्ड पार्टी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ, अब ध्यान से सुनना, मैं थर्ड पार्टी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अब कल के दिन क्या होता है, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम का पैसा देती है? यस, मुझे क्लेम का पैसा देती है। कल के दिन अगर पूरी गाड़ी खत्म हो गई एक्सीडेंट में
तो भी तो पैसा मिलता है सर। तो ये बोल रहे हैं सर, एज सच एक कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट में ये चीज का कोई मतलब नहीं है। ये किसके किसके बीच कहानी चली पता है सर? ध्यान से सुनना सर, कि सर जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपसे प्रीमियम लेती है, उस प्रीमियम का कुछ परसेंट पैसा वो क्या करती है, एक फंड क्रिएट करती है सर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड, और उस फंड में आपके प्रीमियम में से कुछ पैसा डाल देती है, ताकि कल के दिन जब आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो जाए और आप पैसा मांगने आओ इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इस फंड से पैसा निकाल के दे सकती है। क्या बोला, समझ आया? बैठा दिमाग में? तो सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड, जो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जिसमें हम अगेंस्ट अ कंसिडरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सर, जो इंश्योरेंस कंपनी हमारे प्रीमियम में से, जो हमसे थर्ड पार्टी कलेक्ट करती है सर प्रीमियम में से, उस प्रीमियम में से कुछ पैसा इस मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड में जो पैसा डालती है, ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड बनाने की जो सर्विस है, इस सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया। समझ आया? बैठा दिमाग में? एकदम सिंपल है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम गवर्नमेंट, ये मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी मेरे से प्रीमियम ली, उस प्रीमियम का कुछ पैसा ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड में डालती है। ये जो मोटर एक्सीडेंटल फंड की जो क्या बोलते हैं सर्विस ले रही है, कौन? इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान दो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड की ये सर्विसेज कौन ले रहा है सर? इंश्योरेंस कंपनी ले रही है सर, क्योंकि वो इसमें पैसा डिपॉजिट कर रही है सर, ताकि कल के दिन अगर उसकी गाड़ी को कुछ हो गया, लमसम खत्म हो गई गाड़ी एक्सीडेंट में, तो इसी फंड में से पैसा निकाल के उसको पे करेंगे सर। तो ये जो सर्विस ले रही है सर इंश्योरेंस कंपनी, इसको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। एक स्टूडेंट बोला सर मेरे लेवल पे क्या, मतलब मेरे लिए कोई सच काम का नहीं, अपने लिए कोई काम का नहीं, एग्जेम्पशन का बेनिफिट हमें कुछ सच नहीं मिल रहा सर। ये कहानी इंश्योरेंस कंपनी और मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड जो है उसके बीच की कहानी है सर, हमारे तक कुछ नहीं पहुंचता, हमारे तक कुछ नहीं पहुंचता, हमें तो आज भी प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो नहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं सर। उन्होंने पीछे बैकएंड वाली चीजों को एग्जेम्प्ट किया है, फ्रंट वाली चीजें तो इंश्योरेंस में आज भी जीएसटी है सर, आज भी जीएसटी है। समझ आया? अगला देखो, न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस। मेरे हिसाब से सर ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो, आप एक बार रीड कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंश्योरेंस द सेम मीनिंग अंडर सबसेक्शन 9(2) ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, कि इंश्योरेंस के हिसाब से इंश्योरर कौन होता है वो इन्होंने डिफाइन किया कि एक इंडियन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी एलआईसी सर, वो भी होती है, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, या फॉरेन कंपनी जो एंगेज है री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एस्टैब्लिश इन इंडिया, इंडिया में कोई ब्रांच खोल के रखी है, उसके थ्रू इंश्योरेंस का काम कर रही है, री इंश्योरेंस का काम कर रही है, वो सब इंश्योरर में कवर होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। ये क्लैरिफिकेशन देखो, ये मजेदार है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को अगर सर्विसेज दी हुई गई है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, सर कौन कौन सी सर्विसेज? देखो काय काय की सर्विसेज है, हाउसकीपिंग की सर्विसेज, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर मेंटेनेंस, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के बाहर फूल वगैरह लगे हुए हों, उनका सिविल मेंटेनेंस है सर, उनकी बिल्डिंग टूट के ना गिर जाए, उनकी हाउसकीपिंग की सर्विसेज दी जा रही है, किसको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को सर्विसेज दी जा रही है, दी जा रही है। कुछ लोगों ने बोला सर ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, सरकार बोली ये कब से एग्जेम्प्ट हुई? वाह, लोगों ने बोला भैया सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, पंचायत याद है, पंचायत एग्जेम्प्ट होती है। सरकार बोली ओ भाई ये कहां पर पंचायत पंचायत से रिलेट करती है, यहां पर आप जो सर्विसेज दे रहे हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को दे रहे हो, यहां कोई पंचायत से रिलेट कर ही नहीं रही है ये। तो देखो, सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी फॉर द अपकीप ऑफ द ऑफिस, ताकि ऑफिस अच्छी रहे दिल्ली की, आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी, ये कोई म्युनिसिपैलिटी नगर निगम से रिलेटेड नहीं है। सच सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप, ये सर्विसेज कवर नहीं है। Thus, it has been clarified that GST is applicable on the services provided by facility management services to MCD Delhi headquarter for upkeeping of the headquarter building at an applicable rate, as the services are not covered under serial number 3A। समझ आई बात? और सीरियल नंबर 3A याद है क्या था?
सीरियल नंबर 3 क्या था सर? कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू म्युनिसिपैलिटी इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज। जहां पर गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होती तो वो एग्जेम्प्ट होता था। ये हम पहले भी पढ़े हैं, ये वही है। इसीलिए इन्होंने बोला सर कि ये 3A के अंडर एग्जेम्प्ट नहीं है, 3A के अंडर एग्जेम्प्ट नहीं है, इन्होंने क्लियर कर दिया सर। तो इन शॉर्ट एट क्रक्स ये बात है कि अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को प्रोवाइड की गई है तो वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। इसको एग्जेम्प्ट इन लोग मान लिए थे 3A में, सरकार बोली भैया ये 3A में एग्जेम्प्ट नहीं है। 3A में एग्जेम्प्ट तब होती जब वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड होती सर, ये कोई पंचायत से रिलेटेड है ही नहीं सर। यहाँ पर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन entrusted to municipality under article 243 ये ऐसा कोई कवर ही नहीं है सर। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइडेड की जा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, ये टैक्सेबल है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर है? इसको ध्यान रखना सर। म्युनिसिपैलिटी पंचायत से रिलेटेड नहीं है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। क्लियर है? ध्यान रखना। ये जो हम 3A में पढ़े थे वो अलग चीज थी सर, वो अलग चीज थी सर, जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते थे जिसका गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होता था, कंपोजिट सप्लाई किया जाता था टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत या फिर इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी तो एग्जेम्प्ट होता था सर। यहां पर हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, आगे पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये टैक्सेबल है। आगे पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोवाइड करते तो मैं चेक करता गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा जा रही है कि नहीं, नहीं जाती तो एग्जेम्प्ट हो जाता, गुड्स की 25% से ज्यादा जाती तो टैक्सेबल हो जाता। समझ आया? आई होप क्लियर हुआ होगा सर। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप दिमाग में बैठा होगा। और नेक्स्ट आईटीसी की एग्जेम्पशंस देखते हैं, सॉरी आईटीसी में अमेंडमेंट देखते हैं। देखो क्या है, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्लैरिफिकेशन है, प्यारा क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से सुनना समझना। इन्होंने बोला सर क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर एज पर क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन 16(2) of the CGST Act in respect of the goods which has been delivered by the supplier at the place of business under X work contract। अब पहले तो मेरी बात समझो, ये क्लैरिफिकेशन समझने से पहले ये तो समझो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो होता है सर जहां पर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है जो आपके लिए गाड़ियां वगैरह सब बना के देता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल डीलर है तो वही एग्जांपल लेते हैं अपन। ये बंदा गाड़ी बनाता है, गाड़ी बनाता है और गाड़ी बना के अपने फैक्ट्री में रखता है। ठीक, उसके बाद डीलर को बोलता है भाई तेरे मेरे बीच एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपन चलेंगे सर। तो डीलर बोला ये क्या होता है भाई? बोले इसका मतलब ये गाड़ी मैं बनाऊंगा, गाड़ी बना के मैं अपने फैक्ट्री में तैयार रखूंगा, गाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन ले जाना सब तेरी जिम्मेदारी है, मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा काम गाड़ी बना के रखने का है, मैं गाड़ी बना के अपने फैक्ट्री में रख लूंगा, ले जाना जो करना है तेरे को कर, तू लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन सब तू कर। अगर तू बोलेगा तो मैं तेरे लिए कभी कोई ट्रांसपोर्टर ढूंढ दूंगा, पर ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या गुड्स लोडिंग अनलोडिंग कराने का ये सब जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरा काम गुड्स मैन्युफैक्चर करने का है सिर्फ। आई बात समझ? पहले ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझ आया जहां पर ये आदमी सिर्फ गुड्स बनाता है, बाकी ऑटोमोबाइल डीलर को बोला तेरी जिम्मेदारी है, गाड़ी ले जाना लोडिंग कराना अनलोडिंग कराना सब तेरी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं करूंगा, गाड़ी खड़ी है ले जा। क्लियर? अब बात क्या हुई पता है, ध्यान से सुनना। अब अपन सेक्शन 16 पढ़ते हैं और 16 में सर सेकंड कंडीशन अपन ये पढ़ते हैं कि जब रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तब क्रेडिट मिलती है। पॉइंट तो परफेक्ट है सर। अब ये जो ऑटोमोबाइल डीलर था इसने बोला मुझे कब क्रेडिट मिलेगी? सरकार बोली भैया जिस दिन आप गुड्स रिसीव कर लोगे उस दिन क्रेडिट मिल जाएगी। बोले आपकी बात गलत नहीं है, जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाता है उस दिन क्रेडिट मिल जाती है, बट आप एक बात समझो ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके साथ मेरा एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पर वो आदमी कोई गुड्स को सप्लाई करने या डिलीवर करने का काम नहीं करेगा, वो सब काम मुझे ही देखना है। तो प्रैक्टिकली जैसे ही उसकी फैक्ट्री में गुड्स बनता है वो गुड्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, वो आदमी तो कुछ नहीं करके देने वाला है। तो आपको नहीं लगता मैं ही ट्रांसपोर्टर ढूंढ रहा हूं, मैं लोडिंग करा रहा हूं, मैं ये ऑटोमोबाइल डीलर बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट को, मैं ही ट्रांसपोर्टरिंग कर रहा हूं, मैं ही लोडिंग करा रहा हूं अनलोडिंग करा रहा हूं, सब मैं ही कर रहा हूं।
तो मैं तो इसकी फैक्ट्री गेट में ही गुड्स रिसीव कर लिया हूं, क्योंकि अब ये गुड्स की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पहले ही बोल देता है, भैया मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकला, उसके बाद तू आग लगा दे, कुएं में डाल दे, मेरे को कोई मतलब नहीं, वो तेरी जिम्मेदारी है। वो बोलता है मेरी सिर्फ गाड़ी बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि तेरे मेरे बीच एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। समझ आ रही बात? तो ऑटोमोबाइल डीलर बोला, फिर इस केस में तो मैं जब उसकी फैक्ट्री से माल उठाता हूं, तभी क्या होता है, गुड्स मेरे को डिलीवर हो जाता है, तो मैं तो क्रेडिट उसी टाइम ले लूं ना। यही चीज को लेके डाउट अराइज हुआ। समझ आया? ऑटोमोबाइल डीलर बोला, जब गुड्स एक्चुअली रिसीव हो रहा है तब क्रेडिट लूं, कि जब मैं उसकी फैक्ट्री से माल उठवा लेता हूं तब क्रेडिट ले लूं? या तो खुद ले लेता हूं माल, या तो ट्रांसपोर्टर को बोल देता हूं भाई जाके उसके यहाँ से माल ले ले। तो जैसे ही ट्रांसपोर्टर उसके यहाँ से माल लेता है, या तो मैं खुद जाके माल ले लेता हूं, तब क्रेडिट ले लूं। क्वेश्चन ये अराइज हुआ। पहले आपको ये समझ आया मैंने क्या बोला? देखो, इशू तो यही था सर, इशू की यही था जो मैंने आपको समझाया। अब क्लैरिफिकेशन क्या आया? इन्होंने बड़ा सिंपल और अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला भाई देखो, अगर आप एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हो, तो वाक्य में ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ना, ये कुछ नहीं करेगा, ये गाड़ी बना के रख देगा। फिर जो ये डीलर है ना, पूरी जिम्मेदारी इसकी है कि गाड़ी को, सर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, गाड़ी लेगा, गाड़ी लेने के बाद लोडिंग अनलोडिंग सब यही चीज कराएगा। या तो खुद ही गाड़ी यहां से उठवा लेगा, या ट्रांसपोर्टर के थ्रू गाड़ी उठवा लेगा, तो पूरी जिम्मेदारी तो डीलर ही ले लेता है। तो सरकार बोली, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि गुड्स जब आपके पास डिलीवर हो जाता है तब आप क्रेडिट लेते हैं, बट अगर कोई आदमी एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता है, इस मॉडल को ऑप्ट करता है, तो उस केस में डीलर तब क्रेडिट ले सकता है जब वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में जाके माल ले ले, या तो वो माल ट्रांसपोर्टर को लोड करा दिया जाए, वैसे ही वो तुरंत क्रेडिट ले सकता है। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर 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 मजेदार बात बताए सर, आपने बोला यहीं पर इसके फैक्ट्री गेट में, ये फैक्ट्री गेट यहीं क्रेडिट ले सकते हैं, और या तो फिर ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया गया तो तुरंत क्रेडिट ले सकते हैं। सर एक मन में क्वेश्चन आया, सर मान लो रास्ते से माल चोरी हो गया तो, लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, फिर कैसे होगा? अगर रास्ते में माल चोरी हुआ, लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ, तो सरकार बोली भैया हमने सेक्शन 17(5) जिंदा रखा है सर, और वो ब्लॉक कर देगा आपकी क्रेडिट को। मेरी बात समझ आ रही है सर? ब्लॉक कर देगा आपकी क्रेडिट को, आपको क्रेडिट लेने नहीं देगा सर। अब एक स्टूडेंट बोला, वाह सर मैं तो क्रेडिट लेके बैठा था, इस साल रिटर्न फाइल कर दिया, माल आने में समय लग गया, अब? अरे भैया, अगली बार आपकी वो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में ऐड करवा के ले लेंगे, टेंशन ना लो। वो बोल देंगे सर कि आपने क्रेडिट रॉन्गली अवेल करी है, और इंटरेस्ट भी ले लेंगे, उसकी चिंता ना करो, उसकी चिंता आप मत करो सर। पर एक बात समझ लेना, सेक्शन 17(5) अभी भी रास्ते के लिए जिंदा है, ठीक है? याद रखना सर, ये रास्ते से गाड़ी आ रही थी सर, इज्जत से ये गाड़ी डीलर के पास सही सलामत सही तरीके से ही पहुंचना चाहिए सर। अगर इस गाड़ी को आपने पर्सनल यूज किया, लॉस, डिस्ट्रॉय, डैमेज, कुछ भी हरकतें की इस टाइप की, सरकार बोली सेक्शन 17(5) पिक्चर में आ जाएगा, भूलना मत हमें। समझ आई बात? तो एक आदमी ने बोला, सुनो सुनो, आप ये जो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है, जिसमें आप एक डीलर को कॉन्ट्रैक्ट ओएम फैक्ट्री के गेट पे ही दे देते हो, या तो जब वो ट्रांसपोर्टर को माल दे देता है तब क्रेडिट दे देते हो। सर मैं ना एक सप्लायर हूं और एक रेसिपिएंट हूं। सर मैं सप्लायर हूं, मैं ओ ई एम मैन्युफैक्चरर नहीं हूं सर, नहीं हूं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सप्लायर हूं। बट सर मैं ना रेसिपिएंट से एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम कर रहा हूं सर, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम कर रहा हूं। रिसिपिएंट आता है, माल ले जाता है, लोडिंग अनलोडिंग सब वही करता है। सर क्या ये जो आप प्रोविजन लाए हो वो सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को दोगे, कि ऐसा कोई भी पर्सन जो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे चलता है उनको भी दोगे? सरकार ने बोला, भैया सुनो, कोई भी अगर एक्स वर्क मॉडल में चलेगा, तो उस केस में हम रेसिपिएंट को क्रेडिट वही सप्लायर के फैक्ट्री गेट या ओएम के फैक्ट्री गेट में, या जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया जाएगा हम क्रेडिट दे देंगे, गुड्स रिसीव होने तक का वेट
नहीं करेंगे। तो हमने एक सिंपल आसान सी बात सीखी कि सर अगर कोई भी पर्सन एक्स वर्क मॉडल बेसिस में चलता है तो उस केस में कोई भी तो सप्लायर हो या ओएम मैन्युफैक्चरर हो, फैक्ट्री गेट में क्रेडिट मिल जाती है रिसिपिएंट को, या तो फिर जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर होता है वैसे ही क्रेडिट मिल जाती है। समझ आई बात? बट रास्ते में सब्जेक्ट टू कंडीशन सेक्शन 17(5) रास्ते के लिए एप्लीकेबल है। समझ आई मेरी बात? आई होप मैंने बहुत धीरे से समझाया है, बहुत आराम से समझाया सर, आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो, सब गुड्स पे एप्लीकेबल है। तो आज के बाद रिसिप्ट ऑफ गुड्स होने पे, क्रेडिट मिलने पे दो एक्सेप्शन हो गए। एक तो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, जहां पर गुड्स अभी रिसीव नहीं भी हुआ तो भी क्रेडिट ले लिए, समझो यही बात। एंड दूसरा तो मेरे ख्याल से याद होगा, बिल टू शिप टू मॉडल था सर, उसमें भी सर क्रेडिट मिल जाती थी भले ही गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। समझ आई बात? ध्यान रखिएगा सर, अच्छा क्लैरिफिकेशन है, मेरे हिसाब से तो एग्जाम में आ सकता है सर, नो डाउट आ सकता है, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद देख, इन्होंने बोला ए भैया तुमको अगर हमने क्रेडिट दिया है और बाद में तुम उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए, या फिर गुड्स को लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो याद रखना हमारे पास सेक्शन 17 पर एक जिंदा है, हम क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। समझ आई बात? ये आपका क्लैरिफिकेशन 31 दिसंबर को आया था, नाइस क्लैरिफिकेशन, क्लियर हुआ सबको? चलो आओ नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं, टैक्स इनवॉइस में ध्यान दो। देखो टैक्स इनवॉइस में क्या अमेंडमेंट है, बड़ी प्यारी अमेंडमेंट है। अच्छा ये अमेंडमेंट पता है आपको, मे अटेम्प्ट में भी दी हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट तो मे अटेम्प्ट में इसको पढ़ के गए, जबकि मैंने मे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को ये बताया था कि अमेंडमेंट आई तो है, बट ये मई के लिए मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो सर सितंबर के लिए एप्लीकेबल है, और इन्होंने बकायदा बोल दिया भैया, इस बार तो बता दिया कि सितंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो अब अमेंडमेंट क्या थी टैक्स इनवॉइस में, मैं आपको पहले याद दिलाता हूं। सर एकदम सिंपल सी बात, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ध्यान दो सर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, यहां तक क्लियर हुआ? सर रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा, ये भी क्लियर। अब बात ये होती थी कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, रेसिपिएंट की, क्योंकि यही बंदा रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली यही इशू करेगा टैक्स इनवॉइस, तो ये बंदा इशू करेगा टैक्स इनवॉइस। ठीक, ये भी क्लियर था। अब बात सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लड़ाई थी, लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि ये जो रेसिपिएंट है इसको टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है और कब तक ये बंदा क्रेडिट ले सकता है, लड़ाई सिर्फ इतनी ही थी, ध्यान दो सर। ठीक है, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2024, देखो ये लिखा हुआ है सर, इन्होंने खुद बोला सर कि दिस अमेंडमेंट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर May 25, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको रीड किए May 25 के लिए, सितंबर और जनवरी के लिए एप्लीकेबल थी। ठीक है, तो ध्यान देना सर, इन्होंने क्या बोला कि मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं, और मुद्दे की बात ये है कि टैक्स इनवॉइस मैंने आपको बताया सर टाइम लिमिट के अंदर इशू करना पड़ेगा, ये इंसर्ट हुआ है सर, ये इंसर्ट हुआ है, ये अमेंडमेंट है, ग्रीन कलर अमेंडमेंट। इन्होंने बोला सर कि जो रेसिपिएंट है अब उसे तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है सर, तो देखो इन्होंने क्या बोला, रूल 47A प्रोवाइड दैट वेयर एन इनवॉइस referred under 2 in rule 46 is required to be issued under clause F of the subsection 311 of the section 31 by a registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9। अरे प्यार से बोल दो ना, रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में देना है, इतना घुमाओगे बच्चा डर जाएगा, छोड़ देगा। He shall issue the said invoice within a period of 30 days। तो रेसिपिएंट को इनवॉइस कब इशू करना है, विद इन 30 डेज, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑन द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज द केस में बी। तो आसान भाषा में ये जो रेसिपिएंट है इस बंदे को 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है, विद इन, है ना, विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज देखा जाएगा, जब से इसको गुड्स रिसीव हो रहा है सर। ठीक है, जब से इसको गुड्स रिसीव हो रहा है उसके 30 डेज के अंदर इसको इनवॉइस इशू करना है। और आगे कनेक्ट करते हैं, अरे ये तो ठीक है, ये तो सीख गए यार, 30 डेज तो सीख गए, आगे कहानी सीखो। कहानी ये है सर कि ये 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करेगा,
इस इनवॉइस के बेसिस में ये क्रेडिट लेगा, रिवर्स चार्ज में पे किया क्रेडिट तो लेगा। इसके लिए जो क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है वो सर जिस साल रिसिप्ट हुआ है गुड्स उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस। प्लीज ध्यान दो सर, गुड्स रिसीव हुआ है मान लो 24-25, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो प्रीवियस ईयर 24-25 ही है ना सर। मान लो गुड्स रिसीव हुआ है 24-25 में, जनवरी में रिसीव हुआ है सर, तो सरकार बोलती है भैया तुम्हारे पास 30 दिन का समय है सर, 30 जनवरी तक का समय दे रहे हैं रिसिपिएंट को, भैया इनवॉइस इशू कर दे। रिसिपिएंट बोला ओके, 15 जनवरी को 15 जनवरी को इनवॉइस इशू कर दिया भैया, खुश? सरकार बोली डैम खुश। अब ये आदमी बोला मैं तो रिसिपिएंट, मेरे पास क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड कितना है? सरकार बोली भूल गया, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ये कनेक्ट करके याद रखना सर, मेरे को तो याद रहेगा, आपको याद रखना है सर, ठीक है। और ये देखो सर 9-3 और 9-4 भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ताकि इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को रीड करना है तो वो यहाँ से रीड भी कर सकता है 9-3 9-4 क्या था सर। मैंने पूरा डिटेल में हर चीज प्रोवाइड कर दी है, पर आपके लिए तो 30 डेज ब्लड में बैठा लो सर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ब्लड में मतलब अंदर घुस जाना चाहिए ब्लड में, इतना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, छोड़ नहीं सकते। मजाक तो समझना ही मत सर, आ रही बात समझ? आओ सर ईवे बिल देखो, ईवे बिल की क्या कहानी है भाई। ईवे बिल में इन्होंने क्या किया, जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। सर ये तो मैं पढ़ के आया हूं, यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना पड़ता था वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो ईवे बिल जनरेट करना चाहता है, बट बेचारा रजिस्टर्ड तो नहीं है तो ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाता था। तो सरकार बोली दुखी मत हो, तू यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले ले, उसके बेसिस में तू ईवे बिल जनरेट कर पाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इसी का एक फोर्थ प्रोविजो ऐड किया। अब देखो क्या बोला इन्होंने, फोर्थ प्रोविजो हैज बीन इंसर्ट किया है सर, dated 10 जुलाई 2024 with effect from the date to be notified and said become effective। कब से इफेक्टिव बन गया सर? 11 फरवरी 11th Feb 2025 को सर ये इफेक्टिव हो गया। और इफेक्टिव क्या हुआ देखो, इन्होंने बोला सर यूनिक एनरोलमेंट नंबर और ईवे बिल अब दो लोगों के लिए हो गया सर, पहले एक के लिए था कि जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ईवे बिल जनरेट करना चाहता था तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेता था, अब इन्होंने एक और आदमी को ऐड कर दिया। अब ध्यान देना सर, following persons are required to generate the e-way bill shall submit the detail electronically on the common portal in the prescribed form, and upon the validation of the details so furnished a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person। said person कौन है? देखो ये वाला तो मैं पहले भी पढ़ाया हूं सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, ये पहले भी था, पर ये वाले बंदे को इन्होंने ऐड कर दिया। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन making interstate transport of handicraft goods exempted from obtaining compulsory registration। हाँ हमने तो handicraft goods के केस में 20 लाख की लिमिट दी थी सर, and required to generate e-way bill irrespective of the value of the goods, ठीक है, and will require to generate। भैया हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन से छोड़े, हमने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम ई-वे बिल से बच गए, तुम्हारा वैल्यू कितना भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ई-वे बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम में इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है कि यूनिक एनरोलमेंट नंबर दो केस हो गए सर, जहां पर एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके, दूसरा है सर ऐसा कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है वो भी यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है फॉर ई-वे बिल जनरेशन। समझ आई बात? क्लियर हुआ? इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा सर, इससे मतलब मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर हुआ? आओ सर आगे कहानी बढ़ती है पेमेंट ऑफ टैक्स में। देखो सर पेमेंट ऑफ टैक्स में इन्होंने सेक्शन 74A ऐड किया। सर 74A हमारे सिलेबस में है? नहीं ना सर, आप इंटर के स्टूडेंट हो, क्या जान लोगे बच्चों की? सर बच्चों की जान ले लोगे? सर 74A नहीं आएगा सर, सर ये 74A को ऐड करे हैं सर, सर ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और इन्होंने बकायदा ना इस चीज को बोल के भी बताया कि 74A शैल बी डिस्कस्ड एट फाइनल लेवल। तो सर अब ठीक है दे दिए हैं तो फाइन, आप ये ध्यान रख लेना कि 74A ऐड हो गया, बट कोई मतलब नहीं है इसका। ये अमेंडमेंट है तो सही अमेंडमेंट क्योंकि फाइनल के लिए इसका बहुत रिलेवेंस है, बट इंटर के लिए कोई मतलब नहीं है।
आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि रूल 88 बी में जो हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स में, उसमें सर अगर आप पेनल्टी में फंसते हो तो रूल सेक्शन 73, 74 और 74 ए में भी फंस सकते हो सर। मैं आगे 74 ए को भी ऐड कर दिए, ठीक है। 74 ए में आपको बताऊं आपका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि इंटर वालों के लिए कोई काम का नहीं है सर, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, छोड़ो आगे आओ। नेक्स्ट चैप्टर देखो रिटर्न में क्या अमेंडमेंट है, क्या बोलता है, एकदम सिंपल अमेंडमेंट है रिटर्न चैप्टर में, नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल है। और ये अमेंडमेंट आई थी, बहुत सारे मे वाले स्टूडेंट पढ़ लिए, बट मे वाले स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ये एप्लीकेबल सितंबर और जनवरी के लिए थी, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार अमेंडमेंट बताता हूँ, अमेंडमेंट क्या है, वेरी सिंपल। इन्होंने बोला सर अंडर सेक्शन 51 जो लोग कवर होते हैं वो लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है और उन्हें फाइल करना था फॉर्म जीएसटीआर 7। ये पहले भी था, आज भी है। कैलेंडर मंथ, नेक्स्ट मंथ के 10th तक इन्हें सर जीएसटीआर 7 डालना होता था। इसमें कुछ नया नहीं हुआ। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। पहले नियम ऐसा था कि सर जीएसटीआर 1 आपको, जीएसटीआर 7 उसी मंथ आपको डालना पड़ेगा जिस मंथ आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। मतलब जिस मंथ आपके ऊपर ऑब्लिगेशन था टीडीएस डिडक्ट करने का अंडर सेक्शन 51, उस मंथ के नेक्स्ट उस महीने के, मतलब मैं आपको समझाऊं तो बोलूं तो जैसे जनवरी में मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी तो मुझे फेब में जीएसटीआर 7 डालना पड़ता था, ठीक है। अब मान लो फेब में मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया जिसमें टीडीएस वाला ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में सर मैं जीएसटीआर 7 डालता ही नहीं था क्योंकि मेरे ऊपर टीडीएस ऑब्लिगेशन नहीं था। उस मंथ में मैंने कोई टीडीएस का ट्रांजेक्शन नहीं किया तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो मैं जीएसटीआर 7 नहीं डालता था, नहीं डालता था। इन्होंने अमेंडमेंट किया और इन्होंने अमेंडमेंट में ये बोला, भैया सुनिए सुनिए, आपको सर so as to mandate the electronic filing of return for each month of each month by the registered person required to deduct TDS at source irrespective of whether any deduction has been made in said month or not। चाहे आप किसी महीने टीडीएस काटो, चाहे आप किसी महीने टीडीएस मत काटो, हमारा सिंपल एक फंडा है कि आपको जीएसटीआर 7 तो डालना होगा। ये इन्होंने अमेंड किया। मतलब इससे आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन, इससे आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि सर ये बंदे ने जीएसटीआर 7 नहीं डाला है सर, ये आपको दे सकता है क्योंकि टीडीएस टीसीएस जो डिडक्ट होता है हमारा वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है, याद है ना सर। तो सर सामने वाले को ये बोला गया जिस मंथ आपके ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन है उस साल उस मंथ का तो आप जीएसटीआर 7 डालोगे ही, जिस मंथ आपके ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब आपने टीडीएस नहीं काटा है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 7 डालना पड़ेगा। समझ आई बात। यही तो लिखा सर, इररिस्पेक्टिव आपके ऊपर डिडक्शन की ऑब्लिगेशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डालना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं क्या दिया हुआ है, ये देखो यही तो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन द सेट रजिस्टर्ड the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deduction has been made for said month has been made during the said month। चाहे आप टीडीएस काटो या ना काटो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना ही पड़ेगा। समझ आई बात, सिंपल छोटा सा अमेंडमेंट। अब ये वाला जो अमेंडमेंट है मैं फिर बोलूंगा सर सेक्शन 74 ए फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल है, इंटर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो एज सच आप ये याद रख सकते हो कि रूल 88 डी में 74 ए को ऐड किया गया, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आई बात समझ। तो ये हमने कवर कर लिए, पूरे अमेंडमेंट कवर हो गए। इसके बाद जीएसटी के कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट सितंबर और जनवरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा। और सर इंपॉर्टेंट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। सर सितंबर वालों के लिए भी बहुत सारी चीज मैंने ऑलरेडी डाल दी है, एग्जामिशन सीरीज डली हुई है, रिवीजन लेक्चर्स डले हुए हैं, केस सिनेरियोस डले हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यू आने वाले हैं, मैराथन डले हुए हैं, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे टेक्स्ट को लेके। आप बैठ के टेक्स्ट की पढ़ाई करो, आपका सब कुछ यही कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।